नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 4 विषय आसपास में पाठ 5 अनीता और मधुमक्खियाँ के बारे में चर्चा करूँगी। तो बच्चों आइए चलते हैं पाठ की ओर। तो मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ जो बिहार में है। मैं अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ गांव में रहती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। मैं मधुमक्खियाँ पालने का भी काम करती हूँ। तो बच्चों इसमें अनीता नाम की एक लड़की है जो अपने बारे में बता रही है कि मैं इस स्थान पर रहती हूँ। मेरे माता पिता 2 छोटे भाई हैं और मैं कॉलेज भी पढ़ने जाती हूँ साथ साथ, और छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। और मेरे घर पर मैं क्या करती हूँ, तो मधुमक्खियों को जो है वो पालने का काम करती हूँ। ये सब इतना आसान नहीं। जब मैं छोटी थी तब मुझे बकरियाँ चराने जाना पड़ता था। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर मेरे माता पिता को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। बच्चों तो यहाँ पर अनीता जो है वो अपने बारे में बताती है कि जब मैं छोटी थी तब क्या करती थी, बकरियाँ चराने जाना पड़ता था और तब मुझे स्कूल जाने का बहुत मन करता था, लेकिन मेरे माता पिता को जो है वो लड़कियों को स्कूल जाना पसंद नहीं था। ठीक है ना बच्चों, यह एक सच्ची घटना है। स्कूल जाकर पढ़ लिख कर आगे बढ़ने वाली लड़कियों के लिए अनीता कुशवाहा एक आदर्श है। बच्चों से भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहे, तो आप बच्चों भारत के नक्शे में बिहार ढूंढिएगा, और यदि आपको ना मिले तो आप अपने माता पिता की सहायता से आप ढूंढ सकते हैं। अब स्कूल जाना एक सपना किसके बारे में है इधर, तो अनीता के बारे में। एक दिन मैं स्कूल में पहुंच ही गई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर आकर मैंने हिम्मत करके अपने माता पिता से स्कूल के बारे में बात की। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन से मैं बहुत रोई। हमारे गांव में एक शिक्षक को इस बात का पता चला। उन्होंने मेरे माता पिता को समझाया। उन्होंने तो यह भी बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई का कोई खर्च नहीं होता। पढ़ना तो प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। माता पिता मान गए और मेरा स्कूल जाना शुरू हुआ। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो अनीता की कहानी दी गई है कि एक बार वो बकरियाँ चराते चराते क्या स्कूल में जाके पीछे जाकर बैठ गई, और फिर जब उसके माता पिता को पता चला तो उन्होंने स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। और फिर उस दिन अनीता बहुत रोई। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब यही बात शिक्षक को पता चली तो उन्होंने क्या किया, जाकर उनके माता पिता को समझाया, और उनके माता पिता को समझाने की वजह से अनीता जो है वो स्कूल जाने लगी। मैं बहुत तेजस्वी छात्रा नहीं थी, पर हमेशा कुछ ना कुछ सवाल करती रहती थी। फिर अनीता बोलती कि मैं बहुत होशियार नहीं थी, लेकिन तो भी मैं बार बार अपने शिक्षक से प्रश्न पूछती थी। आप एक सवाल या एक साल में स्कूल की सभी चीज़ों पर कितना खर्च करते हैं, हिसाब लगाइए। तो बच्चों आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनके पीछे आप कितना खर्च करते हैं उसको आपको अंदाजित लिखना है। जैसे कि स्कूल आने जाने में यदि आपका किराया लगता है तो आपको वो खर्च लिखना है। कॉपियाँ तो आप जितने की लेते हैं, पेंसिल, गणवेश, बस्ता, खाने का डिब्बा, जूते चप्पल या अन्य वस्तुएं, और फिर कुल खर्च आपको यहाँ क्या करना है, तो जोड़कर टोटल करना है। इसके बाद आपने इस साल स्कूल की किताब के लिए कितना खर्च किया, तो बच्चों आपने जितना किया होगा उसको आपको लिखना है। अपने मनपसंद गणवेश का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। तो बच्चों ये सब चीज़ मैं जो आपको बता रही हूँ इसको आपको होमवर्क में करते रहना है। पढ़ाई जारी रही। मैं 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि अब पढ़ने का खर्च बढ़ जाएगा। मेरे माता पिता मुझे पढ़ाने के लिए तैयार ना थे, पर मुझे तो पढ़ना था। मैंने हल ढूंढ लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे रुपए मिलने लगे और मेरी पढ़ाई जारी रखी। बच्चों तो इससे क्या पता चलता है कि अनीता के जो माँ बाप थे वो बहुत ही गरीब थे। अनीता को तो पढ़ाना तो चाहते थे, लेकिन अनीता के पढ़ाई के खर्चे को वो जो है वो
नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण वो अनीता को पढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन जब अनीता को इस बात का पता चला कि मेरे माता पिता मुझे पढ़ाने के लिए क्यों तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो अनीता ने पढ़ाई के साथ साथ जो है वो छोटे बच्चों को पढ़ाकर उनसे क्या करने लगी, व्यवसाय करने लगी, जिसके कारण उसे पैसे मिलने लगे और अपनी पढ़ाई जो है उसने आगे जारी रखी। प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। 8वीं कक्षा तक तो मुफ्त में पढ़ा जा सकता है। इस विषय में अपने विचार बताइए। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि RTE, ठीक है ना बच्चों, सुना होगा ना, राइट टू एजुकेशन। उसके तहत क्या होता है, उसमें बच्चों, जिस बच्चों का नाम आता है वो बच्चे जो है वो 8वीं तक जो है किसी भी कक्षा में, शाला में वो फ्री में पढ़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। धीरे धीरे मैंने अन्य लोगों को समझाना शुरू किया कि वे सभी लड़कियों को स्कूल भेजें, और मेरे माता पिता ने भी मुझे मदद करना शुरू कर दिया। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी, जिससे मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल सके। अब उसके बाद मधुमक्खी का पालन। हमारे इलाके में बहुत से लीची के पेड़ थे। इस वृक्ष के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालने का काम करते हैं। सरकार द्वारा इसकी तालीम भी दी जाती है। मैंने उस तालीम में भाग लिया। तालीम में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खियों का पालन का सबसे अच्छा समय यही होता है। तो बच्चों, ये पालन किसने किया मधुमक्खियों का? तो अनीता ने किया, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आपने किसी जीव जंतु को फूलों पर आते देखा है? यदि देखा है तो उनका नाम पता करके लिखिए। जैसे कि आप भंवरा ले सकते हैं। भंवरा को आपने फूलों पर आते देखा है ना, तो वे फूलों पर क्यों आते हैं? तो बच्चों, फूलों में जो रस है उसको चूसने के लिए आहार के रूप में जो भंवरे हैं वो फूलों पर आते हैं। आप कॉपी में उनके चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आपको बच्चों इधर भंवरे का चित्र बनाना है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। जब मधुमक्खी उड़ती है तो किस प्रकार की आवाज़ होती है? आप उस आवाज़ की नकल कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो कीजिएगा घर पे, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। मधुमक्खी पालक के रूप में मैं अपना मधुमक्खी पालन का कोर्स पूरा कर लिया, परंतु काम शुरू करने के लिए रुपयों की ज़रूरत थी। मैंने बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये इकट्ठा किए। इन रुपयों में मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बॉक्स खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपए से मधुमक्खियों के लिए चाशनी तैयार करने हेतु चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। तो बच्चों, यहाँ पर क्या किया अनीता ने? व्यवसाय शुरू कर दिया। किसका? तो मधुमक्खियों के पालने का। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि मुझे 2 बक्से और खरीदने पड़े। मैं अभी भी मधुमक्खियों के बारे में सीख रही थी। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे? यह काम तो मैंने अपनी मर्जी से शुरू किया था। मधुमक्खी के काटने पर लोग क्या करते हैं? तो बच्चों, मधुमक्खी यदि जहाँ काटी हो वहाँ पर लोग क्या करते हैं? तो या तो दवाई या तो केरोसिन लगाते हैं। अपनी कॉपी में मधुमक्खी का चित्र बनाकर आपको मनपसंद कलर भरना है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने 4 बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से में 12 किलोग्राम शहद मिला, जो मैंने बाजार में बेचा। मधुमक्खी के पालन में यह मेरी पहली कमाई थी। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत कितनी होगी? तो बच्चों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किमी दूर शहर में है। अब तो आप भी अनीता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अनीता को पास के गांव में भी सभी लोग पहचानने लगे। वह गांव के सभी बैठकों में जाती है और प्रत्येक को पढ़ाई का महत्व समझाती है। कभी कभी कुछ लोग उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को पता है कि उसे क्या करना है। अनीता शहद की बहुत बड़ी व्यापारी सौदागर बनना चाहती थी।
जिससे वह लोगों को शहद की पूरी कीमत दिला सके। अनीता और अन्य गांव वालों को 1 किलोग्राम शहद के बदले में 35 रुपये मिलते हैं। आपके शहर में 1 किलोग्राम शहद की कीमत क्या होगी? तो बच्चों आप इसमें लिख सकते हैं। आपके घर में शहद इस्तेमाल होता है किस काम के लिए? तो बच्चों इसको भी लिख सकते हैं कि शहद हम जो है वो रोज़ सुबह गर्म पानी के साथ पी सकते हैं। और भी कहीं अगर आप यूज़ करते हो तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। हर पत्ते पर एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। अब अनीता और मधुमक्खियाँ, वे फूलों के आसपास मंडराती हैं। वे शहद के लिए फूलों के रस एकत्र करती हैं। अब किसी एक मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक खास तरह का नाच करती हैं। उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। कामदार मक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन मक्खियों के बगैर छत्ता या शहद का संग्रह संभव नहीं है। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। मधुमक्खी के अलावा कौन से जंतु समूह में रहते हैं? तो बच्चों कौन से ऐसे जंतु हैं? तो जैसे चींटी देख सकते हो, चींटी हमेशा समूह में रहते हैं। मधुमक्खी की तरह भी चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं और काम करती हैं। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और कामदार चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। चींटी कहाँ रहती है? तो बच्चों चींटी जो है वो बिल में रहती है। खाने की किन किन चीज़ों पर चींटी इकट्ठी होती है? तो पहली बात तो मीठी वस्तुओं पर, दूसरी अन्य अनाज कोई भी होगा सब पर चींटियाँ जो है वो इकट्ठा हो जाती। चींटियों की कतार को आपने देखकर बताइए और उसमें रंग भरिए। तो बच्चों ये आपको स्वयं करना है। आपको कभी चींटी ने काटा है? वह कैसी थी? काली या भूरी, छोटी या बड़ी? तो आपको उस बारे में लिखना है। जैसा कि लाल चींटी जो भूरी होती है वो काटती है तो हमें जो है वो दर्द होता है। ठीक है ना बच्चों? आप अक्सर मूंगफली खाकर छिलके फेंक देते होंगे। आइए उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे जीव जंतु, कीड़ों मकोड़े बनाने की कोशिश करें और उस पर रंग भरना ना भूलना। तो बच्चों यहाँ पर जैसा दिया गया है आपको इस तरह का चित्र बनाना है। मूंगफली के जो वो होती है ऊपर का जो उनका छिलका होता है उसकी सहायता से आप इधर कोई भी चित्र बना सकते हो और यहाँ पर ये पार्ट जो है वो पूरा होता है।